नमस्कार, मैं आशु मुकाती, 8 आवर्स प्रोडक्शन की ओर से इस पॉडकास्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाना चाहते हैं आप सभी की, जिन्होंने साड़ी ड्रेपिंग में 22 सेकंड में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, जिनको 360 स्टाइल से ज़्यादा भी साड़ी ड्रेपिंग करने आती है। उनका एक ब्यूटी सलून है, मेकअप एकेडमी है, ये एक सोशल वर्कर भी है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ अर्चना मंत्री जी से। नमस्कार मैडम। नमस्ते आशु सर। एंड सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी 8 आवर्स प्रोडक्शन हाउस ने, जिन्होंने मुझे आज पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया है और मेरा जो भी छोटा-सा काम है वो देखकर। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि अपने सिटी के लोगों ने अपने को रिकॉग्नाइज़ करना, तो मेरे लिए ये बहुत प्लेज़र की बात है। थैंक यू आपकी सारी टीम के लिए जो मुझे इनवाइट किया आज यहाँ पे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, जो आपने रियलिटी शो किया है फराह मैम जी के साथ अभी, जी। आंटी किसने बोला बोल के। तो मैम उसका कैसा रहा जर्नी आपका? ये ना एक ड्रीम जैसी जर्नी थी मेरे लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सर कि ऐसे कुछ रहेगा बोल के। क्योंकि आजकल कैसा हुआ है ना सोशल मीडिया के ज़माने में, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं या जो बहुत फेमस होता है जनरली उन्हीं को कुछ ना कुछ काम मिलता है। ऐसा मैं कहीं सोचती थी हमेशा, यार मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे या मेरे को कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या कहीं कुछ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट ये जब मुझे इनवाइट आया ना तब ये सारी चीज़ें रॉन्ग है ये मुझे पता चला। क्योंकि टैलेंट जो होता है ना वो आपके फॉलोअर्स या फिर कोई किसी चीज़ की वज़ह से नहीं होता है, या जो फेमस होते हैं ना वो सिर्फ़ कॉपी करके फेमस होते हैं। जी। खुद का कुछ प्रेज़ेंट नहीं कर सकते, ये भी कहीं कुछ हद तक मुझे पता चला। क्योंकि जब मुझे इनवाइट आया ना वो उनके पास सारा गूगल का डाटा था मेरा, गूगल से सर्च करके कि मेरे कितने पेजेस हैं, मैं क्या-क्या करती हूँ, मतलब यहाँ के तो भी लोगों को नहीं पता होगा कि मैं क्या करती हूँ, पर उन लोगों के पास इतना सब कुछ था। अच्छा, उनके पास सब कुछ था, सब कुछ। उन्होंने खुद ने मुझे बताया कि मैम ये है आपका 3 पेज है और ये आप करते हो डिज़ाइनिंग, सब कुछ उन्होंने बताया शुरू। मैडम उन्होंने अप्रोच कैसे किया आपको? गूगल पे सर्च करके, क्योंकि ये जो शो था ना, ये यूट्यूब पर फराह मैम ने आंटी किसको बोला, ये एक नाम लेके चालू किया उन्होंने। और वो शो का कंसेप्ट ऐसा था कि आफ्टर 30 के एज की जो लेडीज है, जिनके अंदर टैलेंट होता है पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अच्छा। तो ऐसे लेडीज को उन्होंने सर्च करके इनवाइट किया था। तो उनकी सर्चिंग टीम बहुत बड़ी थी, तो इस तरह से मुझे उनका इनवाइट आया था। उसमें 3 जजेस थे मेरे ख्याल से। उसमें शायद कॉमेडियन कुल्लू भी थे और जिमी लीवर भी थी, जो जॉनी लीवर की बेटी है। तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा जजेस के साथ आपका? इंटरैक्ट हुआ होगा कुछ ना कुछ? हाँ, बातें तो बहुत अच्छी हुई। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छे-अच्छे कॉमेडियन हैं दोनों भी। और फराह मैम मेन तो मैं मान के लिए बोलना चाहूँगी कि इतनी बड़ी हस्ती, और उन्होंने हम जैसे लेडीज़ के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है ना, मतलब एक वो होता है ना कि ड्रीम वाला जो होता है वो काम किया है उन्होंने। और जजेस तो डेफ़िनेट बहुत अच्छे थे, इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था उनके साथ का। और न जब मुझे कॉल आया ना, मतलब जब ये हमारा शूट हुआ ना उसके एक मैं 15-20 दिन पहले मुझे कॉल आया था एक्चुअली। ओके। और उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे आपको करना है और आप आओगे क्या ऐसे? और कुछ आपका एक छोटा-सा वीडियो बना के दे दो जो आप स्टेज पे परफ़ॉर्म करोगे, या मैं फिर आगे फराह मैम को दिखाऊँगा ऐसा। अच्छा। तो पहले तो बहुत खुशी हुई मुझे, हाँ। इतनी ज़्यादा खुशी हुई, सैलून में ही थी तो वो रहता है ना खुशी में थोड़ा डांस-वांस कर लो। बस। और फिर बेटी थी सैलून में बैठे वाली, तो बोले मम्मा इतना क्या खुश हो रही है? मैंने यार फराह मैम का प्रोडक्शन हाउस वहाँ से मुझे कॉल आया है, तो क्यों ना खुश हूँ ना, मतलब छोटी बात तो थी नहीं वो। आपको पहले ऐसा नहीं लगा कि ये कोई फेक कॉल है? हाँ, तो वो उसी पे ही मैं आ रही थी और मैं बाहर आई, फिर मैंने जैसे ही बोला फिर बेटे को फ़ोन किया। हाँ। तो बेटे रहो या जेंट्स लोग रहो, वो एज़ यूजुअल डाउटेड ही रहते हैं। नहीं, कुछ भी बोल रहे हो मम्मी, कुछ फेक होगा, हाँ। ऐसे कुछ मत कर बोले, ज़्यादा लोड मत ले और पूरा देखेंगे अपन और होगा फेक कॉल होगा। फिर ऐसे था कि पैसे माँगेंगे या फिर कुछ और, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होता है। टची है। तो वो सब कंसर्न था। फिर एक हमने तो हमारी टीम की तरफ से एक वीडियो तो भेज ही दिया था उनको बना के। फिर वो स्क्रूटनाइज़ हुआ, सिलेक्शन के लिए गया उधर। बाद में एक 15 दिन का गैप था। मुझे लगा उस बीच में कि अब कुछ आता नहीं है शायद, गया मेरा नंबर। तो दसरे के दिन की बात है ये, दसरे के दिन मुझे 5 बजे फ़ोन आता है कि मैम कल शूट करना है और आप आ सकते हो क्या? ओके।
पहले तो ऐसे सोचा यार फेस्टिवल है, फेस्टिवल को कौन काम करता है, मतलब कैसे घर के लोगों को हाँ। कैसे बोले या कैसे करे बोल के। और हमारे इधर की तो टेंडेंसी वही है कि साल भर के जितने फेस्टिवल है रेस्ट करो और बाकी के जो बच्चे हैं तभी काम करो। बट ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैंने एक ही सोचा कि उनके पास बहुत बड़ी लिस्ट होगी हाँ। लोगों की। मैं नहीं गई तो ऑब्वियस कोई ना कोई खड़ा तो रहने ही वाला है। नहीं, आपकी जगह पे वो किसी और हाँ, तो मेरे वजह से वो तो काम नहीं रुकने वाला है, बराबर है। बट मेरी तो क्या बोलते हैं वो संधि तो चली जाएगी। बिल्कुल। तो मैंने सोचा नहीं यार जाना तो है। फिर वापस से कॉलिंग हुआ, बेटे को किया, सबको किया। फिर बेटा बोलता है मम्मी सिर्फ कॉल पे कैसे जाएगी तू, क्या है मतलब रियल है या फेक है हमको कैसे पता चलेगा। उनको एटलीस्ट तू कुछ तो अप्रूवल लेटर मांग या कुछ तो। ऐसे अप्रूवल लेटर हाँ, आता है मुझे। तो फिर प्रोफेशनली उन्होंने अच्छे से बात की। मैंने उनको बताया कि यार सर मेरा भी एक कंसर्न समझो कि घर के लोगों का ऐसा है कि चाहिए मुझे कुछ तो भी। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, एक लेटर भेजा। बट ना वो लेटर के पीछे का फैक्ट ऐसा था, वो चैट जीपीटी से बनने वाला लेटर था। ओके। फिर वापस आता है क्वेश्चन मार्क। हाँ, फिर क्या बोलता है मम्मी ये मैं भी देखो बना के देखता हूँ। मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था आप पे। नहीं कर पा रहा था, वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। ये सब चक्कर में ना 8 बज गए थे। ओके। और दूसरे दिन उनको वहां पे मैं 12 बजे तक चाहिए थी, मतलब रात के 8 बज गए। फिर वापस से उनका कॉल आता है कि मैम क्या हुआ, आप आ रहे हो क्या। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे है। मैंने क्लियर बता दिया कि सर ये लेटर पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करे। तो फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब ने कॉल पे बात की, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात की मेरे से। फिर मैंने सोचा नहीं यार अपन इतना भी डाउट नहीं करना चाहिए, इतने सब लोग अगर 4-4 लोग बात कर रहे हैं एक चांस लेके देखना चाहिए, वो ये जाकर आते हैं। जाकर आते हैं। और फिर ड्यूटी उधर बॉलीवुड में मेरी एक फ्रेंड है मेकअप आर्टिस्ट। ओके। तो फिर मैंने उनको कॉल लगाया कि थोड़ा सा इंक्वायरी करिए, ये एड्रेस आया है और वहाँ पे शूटिंग चल रही है क्या। तो फिर उससे भी मुझे आया 8 बजे कि हाँ हाँ वहाँ शूट है, फरा मैम के लिए वोकल के लिए बुकिंग है। ओके। तो ये एक कंफर्म कॉल हो गया था मेरे को कि है वही। ओके। फिर बेटे ने भी टिकट्स किए हमारे। अच्छा, मैं मैम आप वहाँ पर पहुँच गए, तो मतलब आपको वहाँ कोई दिक्कत, मतलब जैसा रियलिटी शो में बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब आपको जैसा वहाँ पे पहुँचने के बाद कोई दिक्कत? नहीं सर, इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं, इतना रिस्पेक्ट होता है सबका, मतलब हर चीज़ प्रॉपर जगह पे होती है वहाँ पे। और कुछ किसी को कोई मतलब ऐसे होता ही नहीं है। जैसे कि रियलिटी शो में आप गए तो जैसे जजेस के लिए वेट करना पड़ता है, शूटिंग का टाइम कुछ और होता है, कभी और नहीं शुरू। वो तो ठीक है। हाँ। देखो 10 लोग जब एक जगह आते हैं तो वो सब चीजें होती हाँ, हाँ, थोड़ा-सा हैं। प्रोफेशनली अच्छा का। तो वो ठीक है, होता है थोड़ा आधा 1 घंटे का इधर-उधर, वो चीज़ें इंडिया में तो चलती है, पर बाकी सब बहुत अच्छा था। मैंने उस रियलिटी शो में ये देखा है फराह मैम के पेज पे, जो एपिसोड आया है, हाँ, तो उसमें फराह मैम को आपने साड़ी पहनाई है। जो कोई नहीं कर सका वो आपने कर दिखाया ना, कि फराह मैम को साड़ी पहनाई है उसने। एक्चुअली ये भी ट्रू है। फराह मैम ने खुद ने ही उनकी शादी के बाद फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी। यस, ये उन्होंने तो कहा भी है। हाँ, हाँ, तो उनकी शादी के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी और वो मैंने पहनाई है, तो मेरे लिए तो बहुत डेफिनेट प्राउड की बात है। प्राउड की बात है। ये तो हमारे छत्रपति संभाजी नगर और मराठवाड़ा के लिए भी प्राउड की बात है कि आप उस रियलिटी शो में जाके फराह मैम को साड़ी पहनाई है। मैम अभी आप यहाँ पे मराठवाड़ा के सेलिब्रिटी बन चुके हो, सेलिब्रिटी? तो कैसा महसूस करते हो आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है मैं सेलिब्रिटी बनी हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे लिस्ट में अभी। ये एक ज़रिया है मेरा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ये 100% मेरे अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आने का। बस इसके आगे अब सारी टीम का मुझे सपोर्ट लगने वाला है। मैम अभी आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैंने सुना है आप पहले फैशन डिज़ाइनिंग भी किया करते थे। आपका फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था। मिरेकल फैशन डिज़ाइनिंग बोल के। जी, जी, जी। वैसे आशु सर क्लियर नहीं बता रहे ऑडियंस को, मैं बोलना चाहूँगी। हम दोनों ने बहुत अच्छे से साथ में काम किया है 2008 में जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, और हमारा लोकमत में फैशन शो भी हुआ था। आशु सर मुझे लगता है उसके बाद इतना अच्छा और बड़ा शो कहीं नहीं हुआ होगा। नहीं, लोकमत का जो हुआ था उस टाइम पे लोकमत ही कहाँ, मतलब मुझे तो भी लगता है औरंगाबाद में नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा। मतलब 30 मॉडल थे सर। आशु मैम भी स्टेज पर चले थे उस टाइम। आशु मैम भी थे स्टेज पर और जी, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन। बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन उस ऑडियंस भी कितनी थी, 3-4 हज़ार ऑडियंस। या पूरा तब सेक्टर मंच की लेडीज़ थी वहाँ पे। और तब क्राउड बहुत रहता था। जी, तो और उसमें सब में ना बहुत कुछ सीखने को भी तब मिला था हमको। मैंने तो आशु सर से वो सीखा था कि प्रेज़ेंट कैसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने काम को फ़ोकस करके
कैसे रहना चाहिए और स्ट्रिक्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कैसे अगर से वो स्ट्रिक्ट नहीं रहता था मैम तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। नहीं मिल सकता एक्चुअली। वो तो अब जाके पता ही चलता ही है ना कि वो बहुत सीखने वाली बात। मैम आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। जब मिरेकल फैशन डिजाइनिंग आपका इंस्टीट्यूट हुआ करता था उसके बाद फिर ये सलोन का कैसा, फिर ये साड़ी ड्रेपिंग कैसी? तभी भी मेरा सलून तो था ही। ओके। तभी भी था सलून। सलून एक्चुअली मेरा 2004 से है। अच्छा। साड़ी ड्रेपिंग में तभी भी करती ही थी। आपने अगर आपको याद होगा कि हमारा एक राउंड साड़ी का था, देखो साड़ी हमने एक राउंड में प्रेजेंट की। जी मेरे पास वो फोटोज भी है। जी तो मैंने मेरे पास भी है। हाँ हाँ तो कल ही देखा मैंने, तभी भी हमने सारे मॉडल्स को अलग अलग स्टाइलिंग में ड्रेपिंग की थी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के महिला मंडल में वो तो होता ही था, मेरे क्लासेस वासेस चलते थे। बट ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड करना है या कुछ अलग लेवल पे मैं जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था तब दिमाग में। अच्छा। बट इंस्टीट्यूट था। आफ्टर दैट मैंने प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किए। मैंने ओके। प्री प्राइमरी स्कूल भी मैंने 7-8 साल चलाई। थोड़ा सोशल वर्क भी किया, जी मतलब कोई पार्टी से जुड़ के काम किया मैंने, जी। और वो भी अच्छा चला। फिर बाद में सब कुछ करते हुए ध्यान में आया कि नहीं यार, एक जगह कहीं तो हमने फोकस करना चाहिए। और लॉकडाउन में क्या हुआ, सारी चीजें बंद हो गई, सबकी चीजें बंद थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मतलब इतनी जगह पे हम जब काम करते हैं और एकदम घर में बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते मैंने डॉली जन मैम का वीडियो देखा। अच्छा। और फिर देखा यार ये साड़ी ड्रिपिंग आर्टिस्ट है और कुछ तो मतलब उनका भी रिकॉर्ड था। और ये सब मैंने बहुत सारी चीजें सर्च की मैंने फिर। हाँ तब जाके मुझे पता चला कि साड़ी को भी हम ये लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो मैम ये 360 स्टाइल में जो अ, आपने ड्रिपिंग कर की है हाँ अभी तक कर रहे हो, कर सकते हो। तो मतलब ये इतने स्टाइल्स होते हैं साड़ी में, ये तो मुझे खुद अभी पता चला जब आपने जो रियलिटी शो में बात की। तो मैम ये किस, जैसे कि मारवाड़ी साड़ी होती है, गुजराती होती है, जो भी महाराष्ट्रियन होती है, अब उसके अलावा भी। इतनी साड़ी आप बता सकते हो, बट मैं और एक चीज कहना चाहूंगी कि जितने हमारे स्टेट्स है, इंडिया के जितने स्टेट्स है, हाँ। हर एक स्टेट में कम से कम 5 से 6 स्टाइलिंग के साड़ी रखेंगे। ओके। मतलब ये तो हमारी हिस्ट्री ही है, जी। मतलब कल्चरल हिस्ट्री है ये हमारी। और उसके बाद जो हम करेंगे वो क्रिएशन है। तो ऐसे करके मतलब 150-200 तो हमारी हिस्टोरिकली ड्रिपिंग है। अच्छा, और हम्म, बाद में आपका जो स्टाइलिंग है वो 360 पर कुछ ऐड 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 करके कर, कुछ करके मतलब आपने हमारे कल्चर को स्टाइल में प्रेजेंट किया है। यस यस, जी। मॉडिफाई करके थोड़ा सा प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके। मैम अभी तो अभी ये रियलिटी शो पर आप आ चुके हो फरा मैम के साथ, आपने फरा मैम को भी साड़ी पहनाई है। इसके आगे हम कहाँ देखते हैं अर्चना मैम? मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है अच्छा। कि मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड करना है, और जिसमें मैं 360 स्टाइलिंग पहनाकर वो प्रेजेंट करूँ और वो मेरा लाइव रहे। ये मेरा ड्रीम लाइव है। 360 स्टाइलिंग, स्टाइलिंग पूरी ड्रेपिंग के। जी जी। और उसमें फिर से मुझे आपकी कोरियोग्राफी लगेगी, मॉडल्स लगेंगे और निकम सर की टीम लगेगी। आप कभी भी बोलो मैम, हमारा एडास प्रोडक्शन और आशु मुकादी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। यस, तो ये मेरा ड्रीम है। ओके। तो उससे मुझे लग रहा है कि हम और अलग लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जाएँगे मैम। अभी हम जहाँ पे आपको देख रहे हैं, आगे जाके और हम आपको बहुत बड़े स्टेज पे देखना चाहते हैं, जहाँ पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो। ये हमारी शुभकामनाएँ हैं मैडम आपके साथ। मैम, आपका रियलिटी शो के बारे में हम बात करेंगे, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब वहाँ जाना तो हमने आपको पूछ लिया, लेकिन वहाँ जाने के बाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ जाने का जो एक्साइटमेंट था, और अंदर से कहीं तो भी डर भी था। मतलब बाप रे, वहाँ जाना है, कैसे होता है, माइक कैसे होते हैं, कैमरे कैसे होते हैं, लाइट कैसे रहेगी, मैं स्टेज पे कैसे लगूंगी, क्या पहनूं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है और जब कहीं जाना है तो। और किसी स्टेज पर जाके सामने वाले के साथ हमें कम मतलब उनकी लेवल तक आने के लिए बोलो, या फिर हमारी चीज उन तक पहुंचनी चाहिए, वो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारी तैयारी होती है। तो पहला तो ये था कि एक तो वीडियो हमने भेज दिया कि मैं क्या करूँगी बोल के, जिसमें मैंने 1 मिनट में 6 टाइप की साड़ियाँ पहनाई थी, ऐसा मैंने एक वीडियो भेजा था। फिर अब स्टेज पर क्या करूँ? ये वीडियो तो मैम ने देख लिया था। तो फिर से मैंने ऐसे सोचा कि जो मैंने सीधा स्टाइलिंग में साड़ियाँ पहनाई, उसी को मैं उल्टे स्टाइल से पहनाऊँ। तो जो 1 मिनट में मैंने सीधी पहनाई, वो 1.5 मिनट में मैंने उल्टी साड़ियाँ पहनाई। ओके, ओके, ओके। तो ये सब तैयारी के साथ मैं गई तो थी कि बहुत सारी चीज़ें होती है। साड़ी जब आती है ना, तो सिर्फ़ साड़ी को ही हम ध्यान में नहीं रख सकते। साड़ी के साथ ब्लाउज़ होता है, पेटीकोट होता है, ज्वेलरी होती है, हेयर स्टाइलिंग होता है, मतलब
सारा लुक भी मैटर करता है। और फिर एक मन में था, अरे यार फरा मैम के सामने जाना है कैसे परफॉर्म करवाऊंगी, बात कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हाँ, और कैसे साड़ी लेके जाऊँ, उनको ये साड़ी अच्छी लगेगी कि नहीं, वो अच्छी लगेगी कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। इस टाइम पे से टीम भी बहुत अच्छा था एक्चुअली। बैक स्टेज वाला भी टीम बहुत अच्छा था, जो बहुत सपोर्टिव था। फिर मॉडल भी वहीं से दी मुझे, मॉडल भी उन्होंने ही प्रोवाइड की। और ऑडियंस में से ही 2 लड़कियां, वो दोनों भी बहुत अच्छी थी, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया मुझे। थोड़ा सा 1-2 बार हमने अंदर बैक स्टेज प्रैक्टिस करी, उनको मैंने बताया कि आपको ऐसे खड़े रहना है, ऐसे हाथ पकड़ना, और क्योंकि मुझे टाइमिंग भी कवर करना था ना। ये आप बैक स्टेज का बता रहे हो मैम? हाँ, ऐसे स्टेज रिहर्सल्स होते हैं क्या उसके अंदर? नहीं, मतलब आपने जो किया वो फुल टाइम नहीं, रियल नो लाई। मतलब ऐसे रिहर्सल्स वगैरह? हाँ कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं था। और इवन वहां जाने तक फराह मैम से कोई बात भी नहीं थी। मतलब ये हमारे पॉडकास्ट के जैसे ही ये लाइव चल रहा है कुछ? लाइव, बस बस, नो स्क्रिप्ट, नो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं कि वहां जाके मैं, मतलब फराह मैम ने मुझे ऐसे बोला है आप ऐसा बोलो, या बाद में ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हुआ वो लाइव हुआ, अच्छा, और रियल था पूरा? एकदम एकदम रियल। और बैक स्टेज एक एक इंसिडेंस मैं बोलना चाहूंगी कि बैक स्टेज मैंने जब टीम से पूछा कि मुझे ना फराह मैम को साड़ी पहनानी है, ओके। तो बैक स्टेज से सबने कहा नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, मैम स्टेज पे आते ही हैं, हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो मेरे साथ ना मेरी बेटी थी, और बेटी ने कहा कि मम्मी, तुझे मैम को साड़ी पहनानी ही है। और उन्होंने रेड कलर का शर्ट पहना था। यस। ने दूसरे का जब शूट चल रहा था, तो उसने देख लिया था कि मम्मी अपने पास रेड बॉर्डर वाली व्हाइट साड़ी लकीली है साथ में, हाँ, ऐसे सोच के बिल्कुल नहीं गए थे। तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। या और तू ये चांस मिस मत कर, वो भी थोड़ी आर्टिस्ट है बेटी, तो उसने उसका दिमाग लगाया कि बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, हाँ। हमें हमारा ही दिमाग लगा के प्रेजेंट करना है, तो तू ये चांस मिस मत कर। फिर वैसा हुआ, जब मेरी बारी आई, मैं स्टेज पर गई। मैंने तो पहले ऐसे था कि मैम को बोला मेरा आज का ड्रीम बहुत अलग है। तो बोले क्या है, तो मैंने 1-2 आर्टिस्ट के नाम लिए, फीमेल एक्टर्स जो है उनके नाम लिए, जिनको मैम ने बहुत अच्छे से साड़ी के सॉन्ग में बहुत हिट करवाया है, जैसे सुष्मिता सेन है, मैं हूं ना में, बिल्कुल, वो तो सभी वो जानते तो मतलब हैं। आइकॉनिक। आइकॉनिक यस। था। और अमृता राव पहले एकदम टॉम बॉय दिखाया, बाद में साड़ी में दिखाया, तो ये तो उन्होंने ही दिखाया है। तो मैंने फिर मैम को समझ गया, अच्छा मैं आऊँ स्टेज पे, ऐसे बोलते हैं मुझे, तो बोले हाँ बिल्कुल। तो विद इन सेकेंड, मतलब उन्होंने किंतु परंतु कुछ भी नहीं सोचा, और तुरंत स्टेज पर आते। मतलब मैम का नेचर भी ऐसे डाउन टू अर्थ, अरे मतलब ऐसा डाउन टू अर्थ, मतलब आप बोल ही नहीं सकते, इतने अच्छे वो। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी मुझे तो कहीं फील नहीं हुआ कि वो सेलिब्रिटी है, और मतलब अपने जैसे ही मतलब बहुत अच्छा ट्रीट। बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने, कोऑपरेट भी बहुत अच्छे से किया, साड़ी पहनी। और मेरा जो आइकॉनिक पोज है मेरे साथ उन्होंने वो काफी फेमस है मैम आपका। या- साड़ी पहनाने के बाद आपकी फराह मैम से कोई बातचीत, आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में कोई बातचीत हुई है क्या आप? हुई है। कि मतलब हम बॉलीवुड में मतलब आपकी साड़ी ड्रेपिंग या फिर आपको देखना चाहेंगे तो कैसे? हुई है बात, तो सारी बातें यहाँ नहीं करेंगे। ओके, ओके। सच मतलब फिर सस्पेंस रखेंगे, बाद में मतलब जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आएगा, वैसे वैसे-वैसे पता चलता जाएगा। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको फराह मैम से मिलने के बाद जैसा उनका ऑरा है, उनका पर्सोना है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी लगी आपको? वो थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, बताइए। फराह मैम एक आइकॉनिक है हमारे बिल्कुल। कंट्री के लिए। और वो इतने पॉजिटिव है, उनका ऑरा भी उतना ही पॉजिटिव है। मतलब आपको उनके साथ काम करते टाइम बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आप नए हो या आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी वो इतना मतलब इजीली काम करते हैं। उनके सारे टीम के साथ भी उतने ही इजीली वो टेक्स देते हैं। हमने सुना है फराह मैम काफ़ी फ्रैंक है, हाँ, बिंदास बोलते यस, हैं। यस। फ्रैंक है, बिंदास भी बोलते हैं, और सामने वाले का रिस्पेक्ट रखकर ही बोलते हैं। तो ये भी चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी है कहना, मुझे यहाँ लग रहा है कि मैम वो सारी चीज़ें दायरे में रह के करते हैं। ओके, तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, सबका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। और नए लोगों को चांस देना तो फराह मैम से ही सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने देखा है उन्होंने काफ़ी नए लोग। नए चांस के बहुत चांस दिया है, और मुझे भी बोला है उन्होंने। मैम हम ये जानना चाहते हैं कि फराह मैम जैसे बिंदास बात करते हैं,
तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एग्रेसिव या गुस्से वाले नज़र आते हैं, मतलब स्टेज ऐसा दिखता है हमको रियलिटी शोज़ में, बहुत बहुत बिंदास बोलते हैं वो। नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो एक्स्ट्रा एक्टिव है। मतलब एक्टिवली काम करते हैं वो, उनका तरीका ही वो है, अग्रेशन नहीं है वो। नहीं ना? एक छोटा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कैसे होता है कि सामने वाला कोई बात कह रहा है हमें, हुँ? और अगर हमने उसकी बात काटने के लिए हमारा कुछ टॉपिक रखा, तो लोग उसे कौन-सा नाम देते हैं? झगड़े का नाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने बात रखी है तो हम भी तो बात रख रहे हैं। बात रख रहे हैं। तो वो तो वो वैसा है, ये अग्रेशन नहीं है, उनका एक्स्ट्रा एक्टिवनेस है वो, और बहुत एक्टिवली, सच में बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो ये एज में भी वो इतना एक्टिव है, मतलब मुझे तो लगता है वो 17-18 घंटे तो काम करते होंगे बोली थी, क्योंकि मेरा जब एपिसोड रिलीज हो रहा था उस दिन एक ही दिन में 2 एपिसोड उन्होंने 17-18 घंटे काम करते करते होंगे। अब हमारे टाइम मेरा जो शूट हुआ उसी दिन तो 5-6 घंटे तो हम ही को लग गए थे हमारे एपिसोड को। उसके बाद सेकेंड एक एपिसोड शूट हो रहा था। ओके, तो उसमें भी वो प्रेज़ेंट थे वहाँ पर। तो वो तो रहेंगे ही ना, क्योंकि सेम ही वही था। आरटी किसको बोला कि नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड उसी का था। ओके, इसी का था। तो उसी पे से आप देख लो ना, फिर उनके जो सो फेमस कुकिंग शोज आते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें भी कितना तो उसमें जा जाके काम कर। तो घर पर मतलब हाँ सर। सेलिब्रिटीज़ के घर जाके हाँ, फिर वो ये देखा। सारी चीजें हैं। फिर बहुत सारे स्पॉन्सर्स उनके साथ आ रहे हैं, बहुत लोग उनसे जुड़े हैं, और सबको लेके चलने वाली एक ही लेडी है। मुझे तो भी ऐसे लगता बॉलीवुड में ना, मतलब इतना सबके साथ जमने वाली मैम ही हो। फराह खान मैम है, तो आप सभी ने देखा कि मैम का जो काम है, मैम रियलिटी शो में जाके आए हैं, मैम एक स्कूल चलाते थे, मैम का एक एकेडमी था, अभी भी एक एकेडमी चलाते हैं मैम। तो मैम के लोग जो है वेस्टर्न स्टाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और आपने हमारे कल्चर को प्रेज़ेंट किया है, वो भी 360 स्टाइल्स में, ड्रेपिंग के साथ। तो ये साड़ी की तरफ आना बोले तो कैसा? साड़ी, मुझे तो भी ऐसे लगता है, साड़ी ये सिर्फ एक क्लॉथ नहीं है, ये एक वरदान है हमारे इंडिया के लिए। मतलब जिसे पुराने ज़माने में हम अगर जाएँगे तो अब हमें पता चलता है कि साड़ी एक पवित्र क्लॉथ माना जाता है, जो पूजा में भी चलता है और हर चीज़ में चलता है। भले ही यंग जनरेशन कितना भी वेस्टर्न की तरफ जाओ, बट शादियों में, फेस्टिवल में, या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स में, फैशन शोज़ में वो साड़ी बिल पे ही दिखेंगे आप। साड़ी हम लोग है ना? जी, तो साड़ी को आप कभी वो ही नहीं कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते हो। अभी ये साड़ी ड्रेपिंग के अंदर अगर से हम यंग जनरेशन जो हमारी लड़कियां अभी मतलब जो उभरते कलाकार है, तो वो साड़ी ड्रेपिंग का कैसा मतलब स्टार्टअप कुछ कर सकते हैं क्या मैं? उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो हमारे यूथ को? डेफिनेट स्टार्टअप तो है ही ना, मैं तो वही कर रही हूँ ना, मेरी साड़ी टैपिंग के लिए एकेडमी चलती है ऑलरेडी औरंगाबाद में। मतलब मेरे पास मराठवाड़ा से बोलो या मुंबई पुणे से बोलो, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। बहुत दूर दूर से, यूपी से भी लोग आके गए हैं मेरे पास सीखने के लिए, सीखने के साड़ी टैपिंग के लिए। और जिसे हम लोग रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी देते हैं, तो डेफिनेट ये एक तो बिजनेस बनकर आ ही रहा है ना, उभर ही रहा है। जो जो आप अर्बन कैप पे भी रजिस्टर कर सकते हो, खुद की मार्केटिंग कर सकते हो, खुद की पेज से कर सकते हो, और इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल सकते हैं साड़ी ड्रेपिंग के। बस इतना ही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साड़ी ड्रेपिंग ये बारीक काम है, बारकाई वाला काम है। आजकल कैसे हो गया ना, मतलब इजी लग रहा है लोगों को कि साड़ी बहुत इजी है, बट नहीं है, इतना भी इजी नहीं है। टेक्निक मालूम होती है साड़ी कैसे पहननी है, पर प्रॉपर साड़ी कैसे पहना नहीं बहुत लोगों को नहीं पता है। ओके। तो वहाँ मिस हो जाते हैं। और एक और कहना ज़रूर चाहूँगी मैं यहाँ पे कि इंस्टाग्राम अगर स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे साड़ियों के वीडियोस आते हैं, बट वहाँ पर आपको बताने वाला ये कोई नहीं है कि ये सही है या ये रॉन्ग है। अच्छा, तो मिसगाइड होने वाली भी बहुत लोग हैं, बट ये एक अच्छा बिजनेस है। अगर आप स्टडी करके साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो बहुत लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट कितने भी रहो, कमी पड़ेंगे, कमी पड़ेगी। क्योंकि यंग जनरेशन को साड़ी तो आती प्लस हमारा कल्चर भी हाँ, मतलब कल्चर को प्रेज़ेंट करते रहेंगे हमारे यस लोग। यस, उस करना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल। कल्चर, हेरिटेज सब मिलके जाना ही चाहिए। जैसे हैंडलूम की साड़ियाँ होती है, वो हमारी हेरिटेज है। और शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगी, आज मैंने हिमरू की साड़ी पहनी है, जो हमारी औरंगाबाद की हेरिटेज है। हेरिटेज है। तो इसको भी हमें साथ में लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और फेमस भी काफ़ी हो सकता है साड़ी को लेकर। मैम साड़ी की इतनी बात हो चुकी है हमारी। जी।
अगर से हमारे को यहाँ पे लाइव साड़ी ड्रेपिंग का कोई एग्जांपल अगर से मिल सकता है तो हाँ हमारे पास मॉडल अवेलेबल है मैम। अपन डेफिनेट करेंगे कि जनरली लेडीज क्या मिस्टेक करते हैं पल्लू जब लेना हो। और कितना मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व जी। ये भले हम पूरी साड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ पल्लू की एक ट्रिक मैं बता दूंगी कि कैसे सेट करना है। तो आइए हम देखते हैं। सोल्डर का हम तीस डालते हैं तो ये भी बड़ी करे से यहाँ का पोर्शन भूमि बिकता है ऐसे ही। बस इसका एक छोटा सा पेट में लगाऊंगी आपको कि आप कितने भी छोटे हो, छोटी की ये तो अगर आप गंदी हो तो थोड़ा सा सीन लगोगे, इसलिए हलन छोटी रखती हूँ। बस यहाँ पे सेटिंग कैसे करोगे मैं मतलब आपको बताऊँ। मैं ऊपर से पिन रखी, अंदर से नहीं पाती थी। जब साड़ी को यहाँ डी पोर्शन में हम लाते थे और हम लोग क्या करते हैं, डी वाला जो पार्ट है ये वाला भी पूरा इधर पीछे होता है, ऐसे पूरा इधर ही पीछे है, जिसकी वजह से ये पार्ट हमारा शो होता है। तो ये बहुत अच्छी टिप है लेडीज के लिए। इसको आप ऐसे ही स्वेट कर, इसको वहीं रखते हुए अगर आप करोगे और इक्वल ये सेट में कुछ भी नहीं होगा। आप जितने भी शोल्डर के बीच होती हो वो मार आइए तो मैम हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आप सोशल वर्कर रह चुके हो, चीज तो आपने जो भी सोशल वर्क किया होगा उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं। पहले तो बहुत कुछ काम किया है मैंने सोशली, बहुत एक्टिव भी थी मैं। बट रिसेंट में मैं एक जगह पर रह के मतलब इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी, मेरे सलून में ही रहकर मैं वहाँ पे भी एक सोशल वर्क करती हूँ। मैं एक कैंसर कंपनी के साथ कैंसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर हमारे यहाँ पे हेयर डोनेट होते हैं कैंसर पेशेंट के लिए। ओके। और जिसमें हमारे सलून से फ्री हेयर कट मिलता है और 13 इंचेस कम से कम हम हेयर डोनेट करते हैं वो। और ऐसा भी है हमारे यहाँ पे कि कोई कैंसर पेशेंट है और उनको अगर आगे केमो वगैरह करना है और उनके उनके हेयर पहले ही हम डोनेट कर देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ही बालों का विग भी मिलता है। हाँ। तो ये काम मैं कर रही हूँ फिलहाल। तो अभी तक मैंने कम से कम 50 लोगों के तो भी हेयर डोनेट किए हैं। ओके। हाँ, इंक्लूडिंग मी। ओके ओके, आपने भी हेयर डोनेट ठीक किया है है। जी, जी। मैम मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ, आजकल की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जैसा यूथ आजकल बहुत जैसे ऑप्शन बहुत हो गए हैं, सोशल मीडिया पे जो यूथ आता है, उसको प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हो यूथ के लिए? आज का जो यूथ है ना बहुत टैलेंटेड है। बिल मतलब हमारी जो जनरेशन है बहुत टैलेंटेड है, बस उनको ना रास्ता नहीं मिल रहा है। मतलब मल्टीपल चीजें कम एज में उनके तक पहुंच रही है। ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं ना मैम? जी। और हाँ, ब्रेन में जो एज में जो चीज जानी चाहिए उसके पहले ही जा रही है। हाँ, ज़रूरत से पहले बड़े हो जा रहे हैं। हाँ, तो क्या हो रहा है कि वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे, हमारे ही इंडस्ट्री की बात करेंगे कि हमारे स्टूडेंट ले लेते हैं, लेडीज़ समझो हम उसी पे बात करेंगे कि सोशल मीडिया बहुत जेंट्स लोग क्या करते हैं, अपनी-अपनी वाइफ़ को पार्लर डालने के लिए परमिशन तो दे देते हैं, ठीक है? और क्लासेस भी कर लेते हैं। जब पोस्ट करने की बारी आती है, आजकल तो कैसे ना दिखावे का ज़माना है। बिल्कुल। आप जब तक दिखाओगे नहीं तब तक आपका कुछ चीज़ बिकेगी नहीं। नहीं। पहले का वो ज़माना चला गया कि डोर टू डोर, माउथ टू माउथ आपकी पब्लिसिटी होंगी। आपको सोशल मीडिया पे आना ही है। तो उस चक्कर में क्या होता है, घर से बहुत लोग उनको वो कहते हैं कि अपोज़ करते हैं कि नाही, नाही तू सोशल मीडियावर टाकू नको, तू अकाउंट उघडू नको, तू जाऊ नको। तो इसमें उन लोगों को भी काफ़ी वो करना पड़ता है। फिर कहीं जाके जब परमिशन भी मिल जाती है तो वो होते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वाले मैसेज हाँ, 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 हाँ। तो इनको टैकल करने की ही एक छोटी-सी चीज़ मैं बताऊँगी। रीड ही मत करो मैसेजेस, हुँ। रीड ही मत करो। 100 बार एक मैसेज आएगा, खत्म। एक बार सामने वाला थक जाएगा। जब आप जेवण झालंय का, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, काय करताय, रिप्लायच नाही केला तर? तो इस सब चीज़ों में ना बहुत फँसती है लेडीज़, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, तुझे पता है, इसीलिए मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। तो सोशल मीडिया पे आओ ज़रूर, बट प्रेजेंट माइंड से।
हम अलर्ट रह के ही काम करना चाहिए। कोई सामने वाला बंदा उसका अकाउंट ओरिजिनल है या नहीं, ये फेक सारे फेक अकाउंट से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों से बात करो। बच्चों के पास रियली सही नॉलेज है, मतलब उनको पता होता है सोशल मीडिया हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं छोटे को क्यों पूछूं या बड़े को क्यों पूछूं, तो उनसे गाइड ले लो। और नहीं मिल रहा है तो जिसको पता है उनसे गाइडेंस ले लो। बट कोई चीज छुपा के नहीं रखना चाहिए जिससे किसी प्रॉब्लम में हम फंसे। तो मैं तो कहती हूँ, मुझे लग रहा है बहुत सालों से हूँ मैं सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम मैंने लॉकडाउन में चालू किया, यूट्यूब भी मैंने लॉकडाउन में चालू किया। यूट्यूब की वो बात मेरी रह गई बोलना कि जब डॉली जैन मैम का मैंने वीडियोस देखे थे ना, उसके बाद मैंने लॉकडाउन में मतलब 2 या 3 महीने में फ्री बैठी नहीं थी। तब मैंने सोशल वहाँ पे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डालना चालू किए थे साड़ी ड्रिपिंग के, अच्छा, लॉकडाउन। लॉकडाउन में। तो ऐसे काफ़ी वीडियोस मैंने लॉकडाउन में ही डाले थे। तो ये भी एक जर्नी थी मेरी लॉकडाउन की। तो इस तरह से अपने काम पे फोकस करना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है। ये मैम ने बहुत सही बात बोली है। और अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या क्या है। मतलब काम के भी 3-4 ग्रेड होते हैं कि मुझे लोकल में काम करना है, मुझे थोड़े हाई सोसाइटी में काम करना है, अपर मिडिल क्लास में काम करना है। ऐसे सारे ग्रेड्स होते हैं। वो हिसाब से आपको प्रेजेंट भी रहना चाहिए, वो हिसाब से आपको रेडी भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सोच के ही एक्टिवली आपने काम करना चाहिए। नहीं तो ऐसे बहुत लोगों का होता है ना कि मला त्यांच्यासारखं व्हायचंय पण इकडे काहीच नाही, काहीच नाही। है ना? बरोबर। तो हम कहाँ हैं वो भी पहले देखना चाहिए कि हम क्या है, हमने क्या करना चाहिए। जैसे मैं छोटा-सा एक मेरा मेरा ही एग्ज़ाम्पल बताऊँगी कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार मला पण येते साडी ड्रेपिंग, मला पण येते साडी ड्रेपिंग और मुझे भी कुछ तो करना है। ऐसे बोलते हैं, मुझे मेरे मुँह पे भी बहुत लोग बोलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है ना, कर ना फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो ना। तो तूने रिकॉर्ड कैसे किया है हमको बताना, फिर हम भी करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है ना, मैं सारा भेज दूँगी, बट तुम करोगी क्या? रिकॉर्ड करना है। ये तो मेरी आइडिया थी ना बराबर। कि मेरा जो सेकंड का रिकॉर्ड है मेरी आइडिया है। बरोबर। अभी मैम के यहाँ पे भी जैसे फराह मैम के स्टेज पे भी मैंने जो ड्रिपिंग की है जाके कि सीधी स्टाइलिंग भी किया और उल्टा भी किया है। तो मैंने कहीं ये सोशल मीडिया से कॉपी करके नहीं किया। नहीं। ये मुझे पॉइंट क्यों बोलना लग रहा है कि लोगों को ये लग मतलब पहले तो यही थॉट आता है कि कहाँ से देख के किया। आपने कहीं से देखा होगा तो ही किया होगा बोल ऐस वैसे लगता है। तो ऐसा नहीं होता है, अपना विज़न होना चाहिए, अपनी ही चीज़ें हम स्टेज पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं, किसी और की नहीं। क्योंकि सामने वाला तो एक्सपर्ट जज है ना, बराबर। वो तुरंत आपको पकड़ लेगा कि मैम ये तो क्यों आपका लेबल लगा रहे हो। हाँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अपना विज़न क्लियर रखो, अपनी ही चीज़ प्रेज़ेंट करो तो डेफ़िनेट आप कहीं न कहीं ज़रूर पहुँचोगे। आज की जो हमारे गेस्ट है अर्चना मंत्री मैम, उनसे हमने काफ़ी बातचीत की। उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, चाहे वो रियलिटी शो फराह खान मैम के बारे में हो, बॉम्बे की जर्नी हो या फिर उनके अप्स एंड डाउन्स हो लाइफ के, और उसके बाद जो उन्होंने सोशल मैसेज पास आउट किया है यूथ के लिए कि वो सही सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमने अर्चना मंत्री मैम के साथ की। मैम, 8 आवर्स प्रोडक्शन और आशु मुकाती की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू 8 आवर्स प्रोडक्शन हाउस एंड काशू सर, आपने मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी यहाँ मिलाकर। थैंक